हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं यहाँ पर चालू करवाऊंगा। तो इसमें जो पहली अभिक्रिया यहाँ पर ली गई है, अभिक्रिया है श्मिट अभिक्रिया, यानी कि श्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसके लिए ध्यान में बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका सूत्र होता है N3H के साथ गर्म करने पर प्राथमिक अमीन देते हैं। यह अभिक्रिया जो है श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें आपको बताया गया कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जो है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अगर इन्हें गर्म किया जाता है तो ये यहाँ पर जो है प्राथमिक अमीन देते हैं। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बात हुई है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3, इसके अलावा COOH, ये होता है आपका एसिटिक अम्ल, यानी कि एक प्रकार का ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी क्रिया जो करानी है किससे करानी है, हाइड्रोजोइक अम्ल से, जिसका सूत्र होता है N3H। और किसकी उपस्थिति में करानी ये भी यहाँ पर आपको बताया गया, H2SO4 की उपस्थिति में इसे क्या करना है, यहाँ पर गर्म करना है। यहाँ पर आपको प्रयोग करना है सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थिति में इसे यहाँ पर गर्म किया जाएगा। ये जो सिंबल है ये गर्म करने का सिंबल है। तो जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो आपको बताया गया कि प्राथमिक अमीन देते हैं। तो इसमें होगा क्या, यहाँ से ध्यान दीजिए ये निकलेगा, यानी कि इसमें यहाँ पर जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगा। इसके अलावा ये जो दिया गया है N3, इसमें से आपका यहाँ पर निकल जाएगा N2, इतना निकल गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बचा क्या, CH3, यहाँ पर लिखिए आप CH3, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए CO2 यहाँ से निकल गया है, यहाँ से N2 निकल गया है, एक N यहाँ पर बचा है तो यहाँ पर लिखिए N। इसके अलावा H ध्यान दीजिए, एक ये दिया गया एक ये दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा NH2, जो कि यहाँ पर क्या है, एक प्राथमिक अमीन है जिसका नाम है मेथिल अमीन। आप इसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं मेथिल अमीन। तो ये हो जाएगा मेथिल अमीन। इसके अलावा आपको बता दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और इसके बारे में आपको बताया गया है ये आपका है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल जो है ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो यहाँ पर जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जो हम लोग H2SO4 की उपस्थिति में N3H यानी कि हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक अमीन, यानी कि यहाँ पर क्या बना है आपका मेथिल अमीन, जो कि एक प्रकार का प्राथमिक अमीन है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया यहाँ पर है एस्टरीकरण, यानी कि एस्टरीकरण क्या होता है। तो इसके लिए ध्यान में बताया गया है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 या फिर शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब एस्टर तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को जो है एस्टरीकरण कहते हैं। और यह अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय होती है। जैसे अभी आपको इसके पहले वाली अभिक्रिया बताई गई थी उसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में भी उसमें क्रिया हुई थी, लेकिन वहां पर वो जो क्रिया कराई गई थी वो हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई गई थी। इसमें क्रिया किससे करानी है, अल्कोहल से करानी है। तो जब अल्कोहल से कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, एस्टर, इसके अलावा जल प्राप्त होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एस्टरीकरण। तो अब ध्यान दीजिए इसका भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। यहाँ पर बात हुई है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोग यहाँ पर भी वही प्रयोग करेंगे, यानी कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल भी आपको बताया गया, इसका सूत्र अभी आपको बताया गया CH3COOH, ये होता है आपका एसिटिक अम्ल। इसे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके बाद ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लिख सकते हैं OH, यानी कि ये जो लिखा गया है इसे जो है आप यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल। इसकी क्रिया जो करानी है किससे करानी थी, अल्कोहल से करानी थी। तो यहाँ पर हम लोग एथिल अल्कोहल प्रयोग करते हैं। एथिल अल्कोहल होता है आपका C2H5OH। OH आप इस प्रकार से लिख दीजिए, यहाँ पर ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH। इससे क्रिया करानी है और किसकी उपस्थिति में करानी है, पहले ही बताया गया था सांद्र H2SO4 या फिर शुष्क HCl गैस। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए प्रयोग करते हैं सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थिति में जब यहाँ पर क्रिया कराई जाएगी
तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इसमें से यहाँ से निकलेगा OH और इसके अलावा यहाँ से ये निकल जाएगा H। इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 H हो गए, एक O हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O, इतना तो निकल जाएगा। और जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बचेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा CH3, इतना आपको दिया गया है यहाँ पर CH3। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर था C, ये हो गया डबल बॉन्ड O। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ पर ये जुड़ेगा O। इसके बाद आप लिखेंगे C2H5, तो ये जो बना है यहाँ पर ये बना है एथिल एसीटेट, इससे हम लोग बोलते हैं एथिल एसीटेट। ये एक एस्टर है, ये आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर जो बना है एथिल एसीटेट ये एक एस्टर है और इसके साथ इसमें क्या प्राप्त हुआ है, जल प्राप्त हुआ। यही आपको बताया गया था यहाँ पर कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 या फिर शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब इसमें क्या बनता है, एस्टर और जल प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है एसिटिक अम्ल, ये है आपका एसिटिक अम्ल जो कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो ये हो गया एसिटिक अम्ल। यहाँ पर ये जो प्रयोग किया गया था इसे हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हम लोग यहाँ पर एथिल अल्कोहल से कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, एथिल एसीटेट और साथ में जल बनेगा, यानी कि एक एस्टर बनेगा और दूसरा जल, इसलिए ये अभिक्रिया जो है एस्टरीकरण कहलाती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, यानी कि आयोडोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसके लिए बताया गया कि वह अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल या प्रोपेनॉल या अन्य उपयुक्त यौगिक की क्रिया जो है क्षार यानी कि NaOH या फिर Na2CO3 की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराने पर आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, इसलिए यह अभिक्रिया जो है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें ध्यान दीजिए बताया गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल या फिर प्रोपेनॉल या फिर अन्य उपयुक्त यौगिक, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं एथेनॉल का, यानी कि CH3CH2OH, ये हो गया आपका एथेनॉल। इसकी क्रिया ध्यान दीजिए पर बताया गया है क्षार NaOH या फिर Na2CO3, यानी कि मान लीजिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं NaOH, इसकी उपस्थिति में जो है आयोडीन के साथ कराने पर, आयोडीन यानी कि यहाँ पर हो जाएगा I2, जब इसके साथ यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें आयोडोफॉर्म के जो है पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, यानी कि इसमें बनता है यहाँ पर CHI3 ये बनेगा और साथ ही साथ इसमें यहाँ पर बनेगा HCOONA और इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए यहाँ से Na और यहाँ से एक I भी निकलेगा, यानी कि सोडियम आयोडाइड बनेगा इसमें, और साथ में इसमें यहाँ पर जो है जल बनता है, यानी कि H2O, यहाँ से H और यहाँ से ये OH निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बना है CHI3, यानी कि ये एक आयोडोफॉर्म है जो कि पीले रंग का होता है। यहाँ पर ये बन गया है आयोडोफॉर्म, यहाँ पर आप लिखेंगे आयोडोफॉर्म, ये बनता है और इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। इसके साथ साथ इसमें सोडियम आयोडाइड बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इस समीकरण को आपको संतुलित करना है तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर I3 दिया गया है और एक I यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ये हो गए 3 और एक ये हो गया 4। तो इन सभी को बराबर करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे 4 से और इसके अलावा यहाँ पर गुणा किया जाएगा 5 से, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 4 दूनी 8 हो गए और यहाँ पर आई ध्यान दीजिए 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, 8 यहाँ पर भी हो गए। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे 6 से, ताकि यहाँ पर ध्यान दीजिए सोडियम भी बराबर हो सके, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 और एक 6, अब यहाँ पर भी कितने हो गए 6, और हाइड्रोजन बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे 5 से। इस प्रकार आप इस समीकरण को यहाँ पर संतुलित भी करेंगे। तो यहाँ पर ये दिया गया आपको एथेनॉल, एथेनॉल, तो ये हो गया एथेनॉल और यहाँ पर जो है आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल जो है प्राप्त हुए हैं। इसीलिए आपको बताया गया था कि वह अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ जब क्रिया करता है तो इसमें आयोडोफॉर्म का जो है पीला क्रिस्टल प्राप्त होता है, इसलिए यह अभिक्रिया जो है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है क्लीमेंशन अपचयन। तो इसमें बताया गया कि जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो वे अपने संगत जो है हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जब एल्डिहाइड होता है आपका CH3CHO। तो जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे CH3CHO होता है, तो इससे आप ऐसा लिखेंगे CHO, ये हो गया एल्डिहाइड। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया था कि जिंक अमलगम, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे ZnHg, इतना लिखेंगे अमलगम, तथा यहाँ पर बताया गया है सांद्र HCl, यहाँ पर आपको प्रयोग करना है HCl। जब ये अभिकृत करते हैं तो वे अपने संगत जो है हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। ये यहाँ पर आपको बताया गया, यानी कि यहाँ पर जो है इसमें 4 नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे। तो जब इन दोनों की क्रिया होगी तो इसमें से यहाँ पर जल निकल जाएगा, यानी कि H2O। तो ध्यान दीजिए यहाँ से जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा CH3, इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ से मान लीजिए एक H यहाँ से निकल गया, O निकल गया, एक H यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर अभी आपके 3 H बचे हैं, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे ये वाला C, इसके अलावा H3, इतना। तो यहाँ पर ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं एथेन। ये हो गया आपका एथेन, ये यहाँ पर दिया गया एल्डिहाइड। तो यही यहाँ पर आपको बताया गया था कि जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो है यहाँ पर जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जो है हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को जो हम लोग क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया यहाँ पर है विकार्बोक्सिलीकरण, यानी कि विकार्बोक्सिलीकरण किसे कहते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, इसमें आपको यहाँ पर बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है जब उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो ये घटना क्या कहलाती है, विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। तो इसके लिए प्रयुक्त अभिकर्मक जो है गर्म सोडा लाइम, यानी कि NaOH प्लस CaO है। ये यहाँ पर प्रयुक्त अभिकर्मक होता है जो यहाँ पर COOH समूह को जो है CO2 के निष्कासन द्वारा H में परिवर्तित कर देता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है कार्बोक्सिलिक समूह की, जैसे कि हम लोग प्रयोग करते हैं, मान लीजिए R, यहाँ पर COOH, इतना हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अभिकर्मक बताया गया था इसमें सोडा लाइम, यानी कि NaOH प्लस CaO, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए आपको बताया गया था भी कि कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, यानी कि यहाँ से ये निकलेगा CO2, इसमें से जो है CO2 यहाँ पर निकल जाएगा। तो जब CO2 निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा R और यहाँ पर H। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। विकार्बोक्सिलीकरण में आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक समूह से जो है यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है निकल जाएगा और इसमें जो अभिकर्मक यूज किया जाएगा वो NaOH प्लस CaO यानी कि सोडा लाइम, इसका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली है यहाँ पर ऊर्जा अभिक्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया। इसमें बताया गया कि जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथरी विलेन में क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है, यह ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें ध्यान दीजिए बताया गया कि किसी एल्किल हैलाइड की, तो एल्किल हैलाइड मान लीजिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl। तो ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड। इसकी क्रिया किससे करानी है आपको, सोडियम के साथ यानी कि Na से। तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड यूज करेंगे इसके हम लोग 2 अणु यूज करेंगे। एक इस प्रकार से आप लिखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3Cl, इससे आप ऐसा लिखिए Cl CH3 यानी कि ये वही चीज़ है CH3Cl। तो यहाँ पर इसके 2 अणु प्रयोग किए गए, तो सोडियम जो है इसके भी यहाँ पर 2 अणु प्रयोग किए जाएंगे। तो जब इसकी क्रिया यहाँ पर कराई जाएगी ईथरी विलेन में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं शुष्क ईथर। तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर से Cl निकलेगा, यहाँ से भी ये Cl निकलेगा और ये 2Na साथ में निकल जाएगा, यानी कि इतना यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर
NaCl, क्योंकि 2 Cl हैं 2 Na है, तो इस प्रकार ये 2NaCl, यहाँ से ये निकल गया। तो जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, CH3 ये वाला, और एक ये बचा है यानी कि सिंगल बॉन्ड CH3 इतना। तो यहाँ पर ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं एथेन। यहाँ पर ये बन गया है एथेन। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग किया था मेथिल क्लोराइड का, मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो मेथिल क्लोराइड का प्रयोग किया गया, आप इसकी जगह पर एथिल क्लोराइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान दीजिए, एथिल क्लोराइड का अगर प्रयोग करेंगे हम लोग तो जहाँ पर CH3 था, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे C2H5 का, इसके अलावा Cl, बाकी सेम इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे 2Na, और यहाँ पर इसकी जगह पे आपकी बार प्रयोग किया जाएगा Cl, यहाँ पर हो जाएगा C2H5। जब इससे यहाँ पर क्रिया कराई जाएगी तो सेम उसी प्रकार से यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, और ये 2Na इतना यहाँ से निकल जाएगा। ये क्रिया जो होगी वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से 2NaCl ये आपका निकल जाएगा। तो जब 2NaCl यहाँ से निकल जाएगा तो इसमें यहाँ पर बचेगा क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पर C2H5, C2H5, इसके अलावा यहाँ पर क्या बचेगा C2H5। इस प्रकार से यहाँ पर 4 कार्बन है, यानी कि N-ब्यूटेन यहाँ पर ये बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया हुई। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेथिल क्लोराइड का प्रयोग किया था, यहाँ पर हम लोगों ने एथिल क्लोराइड का प्रयोग किया है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों मेथिल क्लोराइड थे, यहाँ पर दोनों एथिल क्लोराइड हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक मेथिल और इसके अलावा एक एथिल क्लोराइड का प्रयोग किया जाए, यानी कि मेथिल और एथिल क्लोराइड के मिश्रण का प्रयोग किया जाए, तो यहाँ पर याद रखिएगा जब इसके मिश्रण का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसमें प्रोपेन प्राप्त होगा। इसके लिए ध्यान दीजिए आगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं C2H5Cl, इसके अलावा 2Na हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग साथ में प्रयोग करेंगे ClCH3। इसका मतलब इसमें हम लोग मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड इसका मिश्रण प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे शुष्क ईथर। तो जब इसका मिश्रण प्रयोग किया जाएगा तो सेम उसी प्रकार से क्रिया होगी, यहाँ से ये इतना निकल जाएगा, यानी कि इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर 2NaCl ये आपका निकला, NaCl इतना आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसमें बनेगा यहाँ पर C2H5, इसके अलावा यहाँ पर है CH3। इस प्रकार से आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, जो ये दिया गया इसे आप ऐसा लिखिए CH3, इसके अलावा CH2, और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे CH3। इस प्रकार से जो दिया गया था इसे ही आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये क्या बन गया आपका प्रोपेन। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जब एथिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड का मिश्रण प्रयोग किया जाएगा तो इसमें यहाँ पर प्रोपेन बनेगा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।